नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित शो खबर में दम है। आज हम आपको बताएंगे प्रदेश में बढ़ रहे एक सबसे खतरनाक चलन के बारे में। जी हां, आपसी विवाद के बाद प्रदेश के कुछ कारोबारी अब जेल में बंद गैंगस्टर्स की मदद ले रहे हैं और अपने दुश्मन को फोन कराकर धमकी दिलवा रहे हैं। इसके साथ ही खुलासा करेंगे प्रदेश में तेजी से पनप रहे सेक्सटॉर्शन के बारे में। इसका मायाजाल किस तरह से फैलता चला जा रहा है, साथ ही बताएंगे आपको जेजेएम जल जीवन मिशन महाघोटाले में सीबीआई की एंट्री की। तो बने रहिएगा हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं खबर में दम है। देश और विदेश में बैठे गैंगस्टर रंगदारी वसूलने के लिए कारोबारियों को जेल के अंदर से ही इंटरनेशनल कॉलिंग के जरिए धमकी दे रहे हैं। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले, काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अब यही कारोबारी इन जेल में बंद गैंगस्टर्स की मदद ले रहे हैं और वो भी अपने दुश्मन को धमकी दिलवाने में। आइए इस रिपोर्ट को देखें। हेलो, क्या हाल है? पहचान तो गए होगे। रुपयों की व्यवस्था कर लो। जिंदगी प्यारी है या मौत चाहिए? जयपुर में किसी कारोबारी के मोबाइल पर जब भी किसी अनजान नंबर से फोन आता है तो मानो डर का साया पूरे परिवार पर आ जाता है। यह धमकी दी जाती है और जेल के अंदर से ही रंगदारी मांगी जाती है। इतना ही नहीं, रंगदारी ना देने पर दिन दहाड़े हत्या तक की चेतावनी दे दी जाती है। रुपए चाहिए, तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। नहीं दिए तो कोई सुरक्षा नहीं करेगा। जान से हाथ धो बैठोगे, मारे जाओगे। प्रदेश के बड़े बड़े कारोबारियों को गैंगस्टर की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं। धमकी देने वाले कारोबारियों से लाखों रुपए की डिमांड कर रहे हैं। रुपए नहीं देने पर कारोबारी या उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन अब समाज के लिए नासुर बन सके इन गैंगस्टर्स को पुलिस ने पकड़ करके हवालात के अंदर बंद तो कर दिया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह सामने आई है कि जयपुर सहित प्रदेश भर के जो कारोबारी हैं वो अपने पैसे की रिकवरी के लिए या किसी प्रकार से और अपने काम को निकालने के लिए जेल में बंद इन गैंगस्टर्स की मदद ले रहे हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ऐसे एक मामले का खुलासा किया है जिससे पुलिस भी चौकन्ना रह गई है। राजधानी में लेन देन के विवाद में कई व्यापारी गैंग की मदद लेते हैं। क्षिप्रा पथ इलाके में एक व्यापारी ने गैंगस्टर रोहित गोदारा की मदद लेकर दूसरे पक्ष पर फायरिंग करवाई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस कार्रवाई करके कई बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। झोटवाड़ा में भी एक व्यापारी ने 37 लाख रुपए के विवाद के लिए जेल में बंद बदमाशों से संपर्क किया था। तो इस शहर के जो जितने भी व्यापारी हैं, दो तथ्य हमारे सामने आए कि वैशाली नगर में जो हाल में लगभग 15 दिन पहले केस दर्ज हुआ जिसमें दिलीप तंवर नाम का व्यक्ति, जिसका किसी के साथ में रुपयों के लेन देन का मसला था, उस व्यक्ति ने इस गैंग के लोगों का सहयोग लेकर एक्सटॉर्शन कॉल कराई, धमकी भरे कॉल के प्रयास किए। उस क्रम में एक केस रजिस्टर हुआ जिसमें दिलीप तंवर अरेस्ट हुआ। ऐसा ही राजधानी में पूर्व में भी एक मामला हो चुका है जिसमें लेन देन के मसले पर इस गैंग से एक्सटॉर्शन थ्रेट कॉल कराए गए ताकि वो वसूली गैंग के माध्यम से कराई जा सके। इस तरह के जितने भी एक्सटॉर्शन थ्रेट कॉल हैं उसमें गैंग अपनी हिस्सेदारी रखने का प्रयास करती है। पिछले दिनों जयपुर के एक कारोबारी ने पैसे के मामले में मदद लेते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा की मदद ली और उसके गुर्गे रोहित के माध्यम से कॉल करवाया। रोहित ने दूसरे व्यापारी को कॉल करके कहा कि दिलीप सिंह उसका आदमी है और समय पर पैसे की व्यवस्था कर दीजिए। पूरे मामले में यह सामने आया है जयपुर पुलिस के सामने कि व्यापारी अपने कानूनी और गैर कानूनी कामों के लिए पुलिस और कोर्ट की बजाय इन गैंगस्टर्स की मदद लेने लगे हैं, जो वाकई समाज के लिए ठीक नहीं है। मेरे आदमी को परेशान कर रहे हो? वो कारोबारी हमारा आदमी है, उससे विवाद खत्म कर लो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। प्रदेश में पिछले दिनों वेस्ट जिले में 3 से 4 ऐसे ही मामले सामने आए हैं जिसमें इलाके में रहने वाले कारोबारियों को
जेल में बैठे लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हार्डकोर बदमाश धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने धमकी दिलाने वाले एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। इसमें सामने आया है कि कारोबारी ने ही अपने एंटी कारोबारी को गैंगस्टर से कॉल करवाया था और धमकी देने के बदले मिलने वाली रकम से बदमाश ने अपनी हिस्सेदारी पहले ही तय कर ली थी। एक व्यापारी था दिलीप करके, दिलीप का किसी से पैसे का लेन देन था, वो लेन देन के लिए इसने इस गैंग का सहारा लिया और इसके माध्यम से पैसे निकलवाने की कोशिश की। तो हमने मुकदमा दर्ज करके दिलीप को अरेस्ट किया और अब उसी केस में ये लोग भी अरेस्ट होंगे। तो बेसिकली जितने भी व्यापारी हैं उनको भी हम आगाह कर देना चाहते हैं कि शहर में अगर ये लोग पैसे निकालने के लिए और गैंग से एक्सटॉर्शन कॉल कराएंगे तो अरेस्ट होंगे 100%। तो ये अपराधी संगठित रूप से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हरमाड़ा, वैशाली नगर और चित्रकूट इलाके में कारोबारियों को जेल में बैठे बदमाशों से मिली धमकियों के खुलासों में यह बात साफ हो चुकी है। लेकिन पुलिस भी इन संगठित गैंग्स पर ब्रेक लगाने के लिए निगरानी बनाए रखे है। हम सभी लोगों को आगाह कर देना चाहते हैं कि कोई भी आपसी लेन देन के माध्यम से अगर किसी गैंग का सहयोग लेगा तो पुलिस कड़ी विधि संगत कार्रवाई करेगी और उन लोगों को उन्हीं गैंग की धाराओं में अरेस्ट करेगी। पूर्व में भी पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था। वर्तमान में भी हमने वैशाली नगर केस में उस व्यक्ति को, दिलीप तंवर को अरेस्ट किया है। पिछले दिनों राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में रहने वाले एक शराब कारोबारी के पास भी फोन कॉल आया, थ्रेट दी गई कि तुझे जान से मार देंगे। ताज्जुब की बात यह थी कि पूरे मामले में पुलिस ने अलर्ट रहते हुए काम किया और 16 शूटर्स को गिरफ्तार किया। ये सभी 16 शूटर्स रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। इनमें यूपी, राजस्थान, हरियाणा से जुड़े हुए तमाम शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिला के चौंकाने वाले खुलासे के बाद में पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और लगातार व्यापारियों से भी अपील कर रही है कि किसी भी प्रकार से मदद चाहिए तो पुलिस का 100 नंबर डायल करे, ना कि बदमाशों का मोबाइल नंबर। पिछले दिनों पुलिस ने जेल के अंदर मोबाइल पहुंचाने वाले गैंग का भी पर्दाफाश किया था और जेल सुरक्षा कर्मी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल ऐसे कारोबारियों को भी पुलिस ने सख्त हिदायत दी है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। सेक्सटॉर्शन यानी सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर मीठी मीठी बातों का जाल और फिर आप हो जाएंगे सबसे बड़ी और गंदी वारदात के शिकार। आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली कर लिया जाएगा। यह अब राजस्थान में सबसे ज्यादा होने लगा है। सावधान हो जाइए और इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। हेलो, कैसे हैं आप? मुझसे दोस्ती करोगे? फ्री हो तो जरा वीडियो कॉल करो। व्हाट्सएप नंबर भेजो ना अपना। बस यहीं से शुरू हो जाता है आपके शिकार का पहला जाल और आपका रिप्लाई तय करता है कि आप शिकार होंगे या नहीं। अगर आपने रिप्लाई किया तो समझिए उनका काम बन गया और आपको फंसाने का पहला तरीका कामयाब हो गया। आपने अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा और अगले कुछ मिनटों में ही आपके पास आ जाएगी व्हाट्सएप कॉल। आपने वीडियो कॉल उठाई और फिर आपका शिकार हो गया, क्योंकि वीडियो कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा, गंदी गंदी तस्वीरें दिखाई जाएंगी और फिर उस रिकॉर्डिंग को कुछ ही मिनट में आपके पास भेजकर आपको बदनाम करने की धमकी दी जाएगी। तकनीक और स्मार्टफोन के बढ़ते चलन का साइड इफेक्ट तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम के रूप में सामने आ रहा है। साइबर ठगी के साथ ही सेक्सटॉर्शन जैसे अपराध के जरिए शातिर न सिर्फ लोगों को फंसाकर उन्हें चूना लगा रहे हैं, बल्कि कई बार ऐसे बदमाश लंबे समय तक पुलिस को चकमा देने में भी सफल हो जाते हैं। किसी जमाने में झारखंड का जामताड़ा साइबर क्राइम के मामले में सबसे ज्यादा बदनाम था। लेकिन अब मेवात साइबर क्राइम के नए ठिकाने के रूप में तेजी से उभर रहा है।
1 मार्च से चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस में भरतपुर पुलिस को अच्छी कामयाबी मिल रही है। मेवात इलाके में 5 थानों की टीम ने दबिश देकर 23 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी अलग अलग राज्यों में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाकर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई कर चुके हैं। बेशक कुछ शातिर दबोच लिए गए हैं, लेकिन कई अभी भी अपनी शिकार तलाश रहे हैं। खासकर साइबर एक्सपर्ट लोगों को सेक्सटॉर्शन गिरोह से बचने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि सेक्सटॉर्शन में मेवात अव्वल है। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक क्षेत्र के अंदर जो साइबर ठगी कर रहे हैं, ये तो क्या है, लोगों को एक फर्जी टेक्स्ट मैसेज क्रिएट कर भेजते हैं। उस टेक्स्ट मैसेज के बिहाफ पर लोगों से रिफंड के लिए कि ऐसे ऐसे मैंने आपको पैसे भेज दिए। जो लोग हाई प्रोफाइल दिखते हैं उनको इस गैंग के लोग टारगेट करते हैं। गैंग की लड़कियां फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं, धीरे धीरे संपर्क बढ़ाने लगती हैं। शिकार भी उसी में फंसते चले जाते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर लेकर बातें करने लगती हैं। यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। मौका देखकर व्हाट्सएप कॉल के जरिए अश्लील बातचीत भी करती हैं। सामने वाला उनके जाल में फंस जाता है। उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाने लगता है। हेलो, कैसे हैं आप? फ्रेंडशिप वाली साइट्स हैं, वहां से नंबर लेते हैं, लोगों को हाय हेलो मैसेज भेजते हैं। हाय हेलो मैसेज भेजने के बाद उनसे वीडियो चैट करते हैं। वीडियो चैट करने के बाद उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनके वीडियो जो नग्न वीडियो है, उस नग्न वीडियो को उनको भेजकर उस नग्न वीडियो के आधार पर उनको ब्लैकमेल। सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाने वाले गिरोह में कई लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनमें महिलाएं और लड़कियों के साथ पुरुष और बच्चे भी शामिल होते हैं। तरीका ऐसा कि अच्छे से अच्छा गच्चा खा जाए। उसमें फर्जी पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बहाने से उनके नाम पर उनसे पैसे डलवाते हैं। फिर उनसे पुलिस ऑफिसर बन के जो कोई केस उनको बताते हैं कि इस तरीके का कोई केस रजिस्टर्ड हो रहा है, उस केस को रोकने के नाम से उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। सेक्सटॉर्शन से बचने का इकलौता उपाय सेल्फ कंट्रोल है। अगर इंटरनेट के माया जाल में फंसकर कोई अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है तो उसका जाल में फंसना तय है। तमाम सावधानियों के बावजूद अगर कोई फंस भी जाता है तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मामले की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल को दें। ये बात अपने परिवार के किसी सदस्य को जरूर बताएं। जिस आईडी का इस्तेमाल कर आपको ब्लैकमेल किया गया है उसे तुरंत ब्लॉक कर दें। तुरंत अपने इंटरनेट एडमिन को सूचित करें। ब्लैकमेलर की आईडी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर आप फेसबुक पर सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गए हैं तो तुरंत फेसबुक एडमिनिस्ट्रेटर को इसकी जानकारी दें। उस प्लेटफॉर्म को कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट कर दें जिस पर आपको शिकार बनाया गया है। ब्लैकमेलर के साथ आपकी जो भी चैट हुई है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान रखें कि आप जितना डरेंगे उतना ही अधिक आपको डराया जाएगा। यह मत सोचिएगा कि एक बार पैसे चुकाने से आप बच जाएंगे। हो सकता है और डिमांड आनी शुरू हो जाए। आपसे गलती हुई है इसलिए उसका सामना करें। आत्मविश्वास के साथ लड़ें। किसी भी रिकॉर्डिंग, बातचीत, मेल को कभी भी डिलीट ना करें। दरअसल ये लिंक आगे चलकर पुलिस के काम आएंगे। आपकी जागरूकता और सूझबूझ ही आपको शातिरों के शिकंजे से बचा सकती है। प्रदेश में हुए सबसे बड़े महाघोटाले का जल्द पूरा पर्दाफाश होने वाला है। सीबीआई ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर अब एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एसीबी, ईडी के बाद अब सीबीआई इसकी परत दर परत एक एक पोल खुलेगी और इसकी जद में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री भी आ सकते हैं। इस रिपोर्ट में ये देखते हैं। जेजेएम महाघोटाला, सीबीआई खोलेगी फर्जीवाड़ा। दर्ज हो गई एफआईआर, शुरू हो गई बड़ी जांच। भ्रष्ट अधिकारियों की सीबीआई खोलेगी पोल। 900 करोड़ का घोटाला
किसने कर डाला। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और घोटाले के कई आरोप लगे तो एसीबी और ईडी की जांच में इस मामले में बहुत सी परतें खुली थी। अब लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और घोटाले का जिन बोतल से बाहर आ गया है। फिलहाल मामले को लेकर के सीबीआई ने एक मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में हर घर तक नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपों की अब सीबीआई भी जांच करेगी। सीबीआई ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। सबसे पहले एसीबी ने जल जीवन मिशन में घूसखोरी और कमीशन खोरी को लेकर ट्रैप की कार्रवाई की थी और मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी अवैध रूप से धन के लेन देन का मुकदमा दर्ज किया था। दोनों एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं और अब सीबीआई ने भी केस दर्ज कर लिया है। इसमें पीएचडी के अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना और ठेकेदार पद्मचंद जैन महेश मित्तल को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही अज्ञात सरकारी कारिंदों और निजी व्यक्तियों का भी इस केस की एफआईआर में जिक्र किया गया है। ईडी, एसीबी, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के बाद अब सीबीआई, श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खिलाफ एफआईआर, ठेकेदार पद्मचंद जैन, महेश मित्तल की खुलेगी पोल, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव भी घोटाले में लिप्त, पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ भी जांच जारी, विभाग के 24 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ केस, 900 करोड़ के घोटाले में सीबीआई नए सिरे से करेगी जांच। दरअसल राज्य सरकार ने 18 मार्च को इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर टेंडर लेने को लेकर केस दर्ज किया गया है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ था जब पिछले साल एसीबी ने कार्रवाई की थी और पीएचडी के एक्सीएन मायालाल सैनी और जेईएन प्रदीप कुमार को ठेकेदार पद्मचंद जैन से 2,20,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा था। इस मामले के अंदर और गिरफ्तारियां भी हुई थी। बाद में सामने आया कि इस मामले के अंदर फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके 900 करोड़ रुपए के टेंडर लिए गए थे और हरियाणा से चोरी किए गए पाइप भी इस मिशन के अंदर बिछाए गए थे। सितंबर 2023 में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। 2.5 करोड़ की नकदी, 1 किलो सोना जब्त किया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। इतना ही नहीं, ईडी ने इस मामले में पूर्व पीएचडी मंत्री महेश जोशी के घर पर भी तलाशी ली थी। इसके अलावा महेश मित्तल, संजय बड़ाया, कल्याण सिंह कविया, विशाल सक्सेना, मायालाल सैनी, पद्मचंद जैन, सुरेश शर्मा और अमिताभ कौशिक के ठिकानों पर भी तलाशी ली थी। मामले में जांच और पूछताछ के बाद में ईडी ने महेश जोशी को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में बुलाया था, लेकिन उस दौरान महेश जोशी ईडी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुए थे। अब मामले में सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर बीजेपी सरकार के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने दावा किया है कि पिछली गहलोत सरकार के समय हुए इस ऐतिहासिक घोटाले में जो भी दोषी है, चाहे मंत्री हो या कोई अधिकारी या कोई इंजीनियर, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सभी दोषी सलाखों के पीछे होंगे। बड़ी जिम्मेदारी तो जो जनप्रतिनिधि जनता का चुन गया था, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है और उसके साथ साथ जो अधिकारी उन्होंने उनके साथ जो भाग लिया, जिन्होंने जो काम किया, वो सब दोषी है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा दोषी वो कॉन्ट्रैक्टर के जिसको लूटने की छूट दी, जो लूट के अपने घर गया, तो वो भी दोषी है। जो भी इसमें वर्किंग में जो भी पार्ट है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, जिसने भी इसमें लगा, सभी दोषी इसके अंदर, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, ईमानदारी से हम जांच करेंगे तो इसमें कम से कम 6 महीने लेंगे कि उसके मेजरमेंट चढ़ाया, मेजरमेंट चेक करेंगे, मौके पे जाके जो पाइपलाइन दबी है उनको दबी नहीं दबी, सारी चीज़ें काम करेंगे। अभी गर्मी के महीने में तो हम कुछ काम करने के लिए हमारे इंजीनियर्स को समय नहीं है। सीबीआई को भी हम कोई तथ्य देंगे, उनको भी समझाएंगे। सीबीआई कोई है तो आते ही तो ये नहीं कि उसको कोई केवल स्क्रीन करके उसको देख लेगी, वो भी मौके पे जाएगी, फील्ड में जाएगी, फील्ड में उनको बताएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या में भुगतान हुआ है। तो वो सारी चीज़ों में आप क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं जनता को? बड़ा कदम है हालांकि सीबीआई को जांच देना। आप एज ए मिनिस्टर 2024 के अंदर हम जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई जांच करके उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। फिलहाल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने भी साफ कह दिया है कि जो भी दोषी है बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं सीबीआई में केस दर्ज होने के बाद से पूर्व मंत्री महेश जोशी की भी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
प्रदेश में फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में अब सरकार से सख्त रुख सरकार ने अपना लिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में स्पेशल जांच कमेटी बनेगी जो घोटाले की तह तक जाएगी और असली गुनहगारों का पर्दाफाश करेगी। इस रिपोर्ट में आइए देखते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस के कितने किरदार? स्पेशल कमेटी करेगी पूरे घोटाले की जांच। कई का इस्तीफा तो कई पर कड़ा एक्शन। एक एक दोषी शख्स किया जाएगा बेनकाब। फर्जी तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी जारी करने के मामले में अब तक 3 डॉक्टरों के इस्तीफे हो चुके हैं। इस प्रकरण में चल रही जांच में इन तीनों की भूमिका संदिग्ध आ रही थी। इसके आधार पर सरकार ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और सोटो के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर भंडारी से इस्तीफे ले लिए गए हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद फर्जी एनओसी के मामले में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। कई आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है तो कई बड़े डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खेल लंबे वक्त से चल रहा जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल थे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है, वो एक एसआईटी का गठन करने की बात कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच एक स्पेशल कमेटी गठित करके करेगी क्योंकि सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर है और इसके तार कहां तक जुड़े हैं वो जो है पूरी तरह से सबके सामने रखेगी और पूरी तरह से इस मामले को उजागर सरकार की तरफ से किया जाएगा ताकि कोई जो दोषी है वो नहीं बख्शा जा सके। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि एक एक चेहरे को बेनकाब किया जाएगा, जिसका भी इसमें नाम आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। दोषी कौन है कमेटी बैठा के अभी एसीबी भी जांच कर रही है। हमें इसके अंदर जो है जो असली जो तार कहाँ जुड़े हुए हैं वहां हमें जाके इसको प्रकरण को हमें हमारी जनता को हमें बताना है कि भाई दोषी लोगों को पकड़ने की बड़ी साजिश है। और इसके अंदर जो है ये 2020 से ये इशू चल रहा है एक बहुत तेज गति के साथ। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मिलकर अपना पक्ष भी रखा। सुधीर भंडारी के अलावा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी राज्यपाल कलराज मिश्र से मामले पर बातचीत की थी उन्होंने और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके द्वारा की गई जिसमें उन्होंने कहा कि यह घोटाला काफी बड़ा है जिसमें जब तक एक एक चेहरे को बेनकाब नहीं किया जाएगा सरकार शांत नहीं बैठने वाली। एसआईटी ये अपने जेआईटी इनमें जो भी स्पेशल कमेटी जो बनी अभी एसीबी तो जांच कर ही रही है 3 अस्पतालों के। खबर में दम है में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।